कोरोना काल में वामपंथी रामदेव के सहारे आयुर्वेद के प्रति अपनी कुंठा व्यक्त कर रहे हैं। आयुर्वेद का योगदान भारतीय संस्कृति में एलोपैथी से कहीं अधिक है। फिर भी आयुर्वेद को हीनता की दृष्टि से देखना और इनसे संबंधित डॉक्टरों का अपमान करना एलोपैथी चिकित्सकों का स्वभाव बन गया है। परंतु ये कहाँ तक उचित है? TFI पर आपका स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे अब आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे वामपंथियों ने बाबा रामदेव के सहारे आयुर्वेद के खिलाफ विष उगला है। विश्व की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति अगर कोई है तो वो बेशक आयुर्वेद ही है। इसे निर्मित किया था भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले धन्वंतरी ने, जिन्हें चिकित्सा जगत का देवता माना जाता है। इसके विपरीत पाश्चात्य संस्कृति द्वारा अपनाई गई एलोपैथी की चिकित्सा पद्धति की हमेशा ही आयुर्वेद के साथ तुलना कर आयुर्वेद को निम्नतम दिखाने का प्रयास होता रहा है। आयुर्वेद का योगदान भारतीय संस्कृति में एलोपैथी से कहीं अधिक है। फिर भी आयुर्वेद को हीनता की दृष्टि से देखना और इनसे संबंधित डॉक्टरों का अपमान करना एलोपैथी चिकित्सकों का स्वभाव बन गया है, जिसके विरुद्ध अब आवाज उठाने की आवश्यकता है। पिछले 3-4 दिनों में योग गुरु स्वामी रामदेव के एक बयान को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा इतना ज्यादा तूल दिया गया है कि आयुर्वेद से घृणा करने वाले वामपंथी भी रामदेव के सहारे आयुर्वेद के प्रति अपनी कुंठा व्यक्त कर रहे हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोरोना काल में एलोपैथी के जरिए महामारी की इस जंग को सहज ढंग से लड़ा जा रहा है, परंतु इस दौरान लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक नुस्खे अपना कर भी अपने आप को ठीक कर रहे हैं। यही कारण है कि भारत में मृत्यु दर अन्य देशों की तुलना में काफी कम है। ऐसे में यह कहना अपमानजनक होगा कि आयुर्वेद कहीं से भी एलोपैथी से कमतर या व्यर्थ है, क्योंकि आयुर्वेद का डंका विश्व में उस वक्त से है जब एलोपैथी का दूर दूर तक कोई अस्तित्व नहीं था। इसके बावजूद सारी दिक्कत केवल इस बात से है कि आयुर्वेद की उत्पत्ति के साथ हिंदुत्व का जुड़ाव है। धन्वंतरी जहां भारतीय संस्कृति के चिकित्सा जगत के देवता माने जाते हैं, तो इसी संस्कृति में दूसरी शताब्दी में आई चरक संहिता नाम भी प्रमुख है। इसके अंतर्गत मानव शरीर के अनेकों रोगों और उनके रोकथाम सहित चिकित्सा की अनेक पद्धति मौजूद है। वहीं आयुर्वेद में एक नाम महर्षि सुश्रुत का भी है, जिन्हें शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। इनको लेकर मान्यता है कि आज की एलोपैथी तकनीकों से इतर सुश्रुत महाराज ने 2500 वर्ष पहले ही प्लास्टिक सर्जरी की उत्पत्ति की थी। आयुर्वेद के ही एक अंग के रूप में विख्यात योग को भी एक विशेष सम्मान प्राप्त है, जिसके लिए महर्षि पतंजलि का विशेष योगदान रहा है। इससे आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति को एक विशेष बल मिला। आयुर्वेद को लेकर सबसे बड़ा लाभ ये है कि इसके इलाज में कोई नकारात्मक परिणाम यानी साइड इफेक्ट नहीं दिखते हैं, जो इसे चिकित्सा की सर्वोत्तम पद्धति का दर्जा प्रदान करते हैं। लेकिन आज के समय में आयुर्वेद को लेकर अनेकों भ्रम फैलाए जा रहे हैं। रामदेव के एक बयान के बाद IMA से लेकर वैश्विक स्तर के डॉक्टर रामदेव को लताड़ने के साथ ही आयुर्वेद के प्रति अपनी हीन भावना का प्रदर्शन कर रहे हैं। रामदेव के बयानों को छोड़ भी दे तो भी हमने देखा है कि किस तरह से आयुर्वेद के प्रति एलोपैथी के डॉक्टरों के मन में शंका रहती है। वैज्ञानिक प्रमाणों और रिसर्च का हवाला देकर एलोपैथी की दुकान चलाने वाले ये लोग आए दिन कभी योग की निराधार आलोचना करते हैं तो कभी आयुर्वेद की। आयुर्वेदिक दवाओं को व्यर्थ बताने के साथ ही उनके डॉक्टरों के प्रति इनकी हीन भावना किसी से नहीं छुपी है। एलोपैथी के प्रचारक जहां एक तरफ आयुर्वेद को छोटा बताकर अपनी लकीर बड़ी करने का दंभ भरते हैं, तो दूसरी ओर भारत सरकार आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए एक अलग आयुष मंत्रालय चला रही है। इसके अंतर्गत आयुर्वेद के फायदों को अधिकतम लोगों तक पहुंचाने एवं रोगों को जड़ से खत्म करने का अभियान चल रहा है। आयुर्वेद की खासियत ये भी है कि ये न केवल मरीज के पीड़ा का समाधान ढूंढता है,
बल्कि उस रोग को जड़ से खत्म करने की क्षमता भी रखता है, जबकि एलोपैथी केवल लक्षणों के आधार पर काम करती है। यही कारण है कि विदेशों में भी अब योग से लेकर आयुर्वेद तक की लोकप्रियता बढ़ रही है। एलोपैथी दवाइयां बनाने वाली कंपनियों तक ने आयुर्वेद में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों का प्रयोग किया है। पाश्चात्य संस्कृति में योग के प्रति लोगों का रुझान बढ़ना भी भारतीय पुरातन चिकित्सा पद्धति के विस्तार का ही प्रतीक है, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी अधिक मजबूत हुई है। इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाकर इसे खत्म करने का खूब प्रयास किया गया, परंतु ये असंभव था, क्योंकि आयुर्वेद के परिणाम 100% सार्थक ही रहे हैं। आयुर्वेद बनाम एलोपैथी की बहस में आयुर्वेद को बेकार और दकियानूसी दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि आलोचनात्मक है, क्योंकि आयुर्वेद भारत में तो हम तब से अपना रहे हैं जब पाश्चात्य संस्कृति के एलोपैथी का कोई अस्तित्व नहीं था। इसका मतलब ये नहीं है कि एलोपैथी कारगर नहीं है, परंतु आशय सिर्फ इतना है कि आयुर्वेद को एलोपैथी की उपस्थिति में नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि जब भी किसी रोग को जड़ से खत्म करना होता है तो आयुर्वेद गेम चेंजर साबित होता है और एलोपैथी पीछे रह जाती है।